हेलो स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी तक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेसिक होता है उस पर हमने स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने अपने लिरिक्स तक उसके बाद पढ़ लिया था। अब हम करेंगे मेन फंक्शन है हमारा ब्रीदिंग का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, हम ब्रीदिंग को और क्या बोल सकते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेसेस करते हैं। इनहेलेशन को और क्या बोला जाता है, इंस्पायरेशन बोला जाता है। एक्सहेलेशन और क्या बोला जाता है, एक्सपायरेशन बोला जाता है। इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं कोई भी गैस, जो बेसिकली हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं हम CO2 को। फॉल स्मेल को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। दूसरी बात कि जब भी ब्रीदिंग की प्रोसेस होगी तो हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 से 14 पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 12 से 14 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ठीक है ना। और मैं बता चुकी हूँ 2 टाइप्स में है ये, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब देखो, जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो बेसिकली किस पे काम वर्क करता है, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करता है। ग्रेडियंट का मीनिंग पहले क्या होता है, मैंने डिफरेंस पहले डिफ्यूज़न में मैं बता चुकी हूँ कि डिफ्यूज़न भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। ऐसे ही हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पे किस पे काम करेगा, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट पे। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मीनिंग है क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होगा, डिफ्यूज़न से अगर हम माने कि मान लो बाहर की तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, अंदर की तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स कम, तो मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। जब भी क्या होगी, बाहर की तरफ हमारे इन्वायरमेंट में बाहर की तरफ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और हमारे सेल के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने शुरू कर देंगे। और प्रेशर, जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, अब यहाँ पे हम गैसेस को लेंगे, तो गैसेस का जो भी डिफरेंस होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आएगा, वो यहाँ पे वर्क करेगा इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसी प्रेशर ग्रेडियंट पे क्या बेस करता है हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, आगे समझ में आ जाएगा, आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, वो कौन सी प्रोसेस होगी, हमारी एक्टिव प्रोसेस होगी। इसमें दो मेन हमारे पार्ट्स कह लीजिए, जो स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड पार्ट है। फर्स्ट डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दो तरह की होती हैं ये होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मैंने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और आप वैसे ये रहा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह की मसल्स होती हैं जो क्या करती है, हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में। जो भी हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म वो कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, मैंने क्या बताया, दो पार्ट्स है, डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स पे क्या करता है हमारा इंस्पायरेशन का हम डिफाइन करते हैं। मैकेनिज्म देखो, इंस्पायरेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं तब सबसे पहले क्या होता है, जब हमने ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमने क्या लिया, इनहेल किया। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी फ्रेनिक मसल्स, PHRENIC, फ्रेनिक मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्रेनिक मसल्स क्या है, फ्रेनिक मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे डायफ्रेम को क्या करती है, अटैच करके रखते हैं, किससे, आगे की तरफ रिब्स से, और पीछे की तरफ हमारी वर्टिब्रल कॉलम से हमारे डायफ्रेम को क्या करती है, अटैच करके रखते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेनिक मसल्स का बहुत बड़ा वर्क हुआ है यहाँ पे। तो वो क्या होगी, जब वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, हमने क्या किया, सांस लिया, सांस लेते ही हमारी जो फ्रेनिक मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रेटन द डायफ्रेम। हमारा डायफ्रेम क्या होता है, बेसिकली अपनी, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके एक बेस पार्ट होता है हमारे लंग्स का। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी हम फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डायफ्रेम है वो नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, स्ट्रेटन जाएगा। और डायफ्रेम क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देगा, मूव कर जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट तो फ्रेनिक मसल्स का हमने फंक्शन देख लिया, डायफ्रेम का फंक्शन देख लिया। सेकंड हमारा इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे इनहेलेशन में, क्या होता है, सबसे पहले दो तरह की बताई थी मैंने, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इनहेलेशन में पहले काम करेंगे हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होंगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या बताया था कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन पे काम करेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, हमारी ये कोस्टल है,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, देखो भाई, जब भी हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो दो प्रोसेसेस होती है। एक तो हमारा डायफ्रेम काम करता है, वो मैंने बता दिया। डायफ्रेम क्या था, पहले लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ये तो नीचे की तरफ मूव हो गया। अब हमारी सेकंड क्या प्रोसेस, हमारी रीब्स क्या होंगी, जैसे अब रीब्स को कौन मूव कराएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करेंगे, रीब्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, मूव करवा देंगे, और आउटवर्ड क्या होंगी हमारी रीब्स, एक तो ऊपर की तरफ हो जाती है जब हम सांस लेते हैं, और थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है ना। और देखो खुद सांस लेके देखो, पता चल जाएगा कि हमारी रीब्स क्या है, बाहर की तरफ मूव कर रही है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारी इंटरकोस्टल मसल्स कुछ इस तरह की होती है, जो स्लांटिंग थोड़ी डायगोनली क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं, बेसिकली जब भी हम सांस लेते हैं तब ये ऊपर की तरफ मूव अपवर्ड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रीब्स को भी क्या करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देती है, ठीक है। और इसने भी क्या किया, इसकी वजह से भी क्या होगी, थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो गई, जिसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। डायफ्राम के नीचे जाने से भी क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया, और रिब्स के अपवर्ड डायरेक्शन जाने से भी थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज। अब देखो भाई, ये हमारे लंग्स है, मान लो, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब अंदर की तरफ तो क्या है, प्रेशर कम है, बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी प्रेशर ग्रेडियंट लगे, अब प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, बाहर की तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट हमारे गैसेस क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो जितनी भी ऑक्सीजन थी वो क्या होगी, सारी अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। मतलब दोनों तरफ का एरिया, दोनों तरफ की गैसेस का वॉल्यूम क्या है, इक्वली मेंटेन नहीं होता, तब तक हमारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे लंग्स के अंदर क्या है, मूव करना करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से हमारी गैसेस फॉरवर्ड होती है। सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे इनहेल करते हैं, कहाँ से जाएंगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स पे पहले जाती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जाएंगी हमारी नेसल चैम्बर पे, फिर नेसल चैम्बर से जाएंगे इंटरनल नेयर्स, देन फेरिंग्स, देन ग्लोटिस मैंने बताया था किसमें, ये कार्टिलेजनस फ्लैप में कन्वर्ट हो जाता है, एपिग्लोटिस में। कब, जब हमें खाने को पहुंचाना हो, इसमें अपनी ओइसोफेगस में पहुंचाना, तो वो एपिग्लोटिस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे एक ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस से जाएगा लेरिंग्स में, लेरिंग्स से जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई से मैंने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद जाएंगे आपका एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स से जाएगा आपके एल्वियोलाइज में। ये क्या है, हमारी ट्रैकिया से ब्रोंकाई, अंदर जाके ब्रोंकियोल्स, फिर ऐसे डक्ट्स बने होते हैं जिसके अंदर न्यूमरस लाखों की संख्या में क्या होते हैं, हमारे पास एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारी गैसेस क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब एक्सपायरेशन की, अब सांस तो ले लिया, अब सांस को निकालना भी तो है, फॉल स्मेल जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है, उस सांस को बाहर भी तो निकालना है। तो अब एक्सपायरेशन की जब हम बात करते हैं, वो क्या आती है, हमारी पैसिव प्रोसेस होती है। हमारी इंस्पायरेशन क्या आती है, एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन क्या होती है, पैसिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ पे दो थी, डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रही थी, यहाँ पे भी हमारी इंटरकोस्टल मसल्स काम करेंगी, पर कौन सी वाली, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे कौन सी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सॉरी, यहाँ पे थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पर यहाँ पे क्या होंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और दूसरी होंगी यहाँ पे डायफ्राम था, यहाँ पे होंगे हमारी एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स का थोड़ा सा ही काम है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे क्या हुई थी, फेरिंक्स मसल्स क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपायरेशन में फेरिंक मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही रिलैक्स हुई, क्या हुआ, रिलैक्स के बारे में क्या हुआ, जो डायफ्राम नीचे की तरफ था वो दोबारा क्या होता है, अपनी पोजीशन में वापस चला जाता है, ऊपर की अपवर्ड मूव कर जाता है डायफ्राम, ठीक है ना। फिर क्या होता है, हमारी मूव करने से क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और थोरेसिक कैविटी की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से एरिया भी डिक्रीज हो जाता है।
और दूसरा पार्ट हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसको रिलैक्स करवाने में, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवाने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मसल्स ने, किसने, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या हेल्प करवाई थी, रिब्स को अपवर्ड और क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने में हेल्प करवाई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी एक्सटर्नल जो हमारी रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में गई हुई है तो वो क्या आएंगी, दोबारा रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन में क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से रिब्स क्या है, पुल्स द रिब्स डाउन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, पहले कहाँ थी, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बाद में क्या हो गई, डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई, वापस आ गई। और दोबारा इसने भी क्या किया, हमारी थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ध्यान रखना, इनहेलेशन में प्रेशर कम हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है, गैसेस मूव करती है। अब क्या हो गया, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो जितनी भी CO2 से भरी गैसेस थी वो क्या करेंगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ हाइयर कंसंट्रेशन है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट हमारी गैसेस क्या करेंगे, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हमारी जितनी भी फॉल स्मेल थी, फॉल गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड वाली, वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। अब एब्डोमिनल मसल्स का क्या फंक्शन है, एब्डोमिनल मसल क्या करती हैं कि जो भी हमारे डायफ्राम के साथ जो भी हमारा ऑर्गन्स, एब्डोमिनल मसल्स के साथ एब्डोमिनल ऑर्गन्स आएंगे, यहाँ पे जो भी हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या आया था, नीचे की तरफ आया था, उसको वापस उनकी पोजीशन में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और हमारी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट हमारी गैसेस बाहर की तरफ निकल जाती हैं। देखो सीधी सी बात यही है कि इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्रेम का क्या करेगा, डायफ्रेम नीचे की तरफ मूव करेगा, रिब्स कहाँ करेंगी, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ हमारी गैसेस आएंगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, सब कुछ, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, हमारी फेरिक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से सब कुछ अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और फॉल स्मेल क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। इसका मैं आपको एक जो प्रदीप की बुक से जो आपका नोट्स है वो मैं सेंड कर दूँगी, अगर समझ में आया तो प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।